नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तान्या दीक्षित है और मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी की नई गाइडलाइंस के बारे में जो 2025 में जारी होने वाली है। आइए जानते हैं इसमें क्या ऐसे अनिवार्य शर्तें हैं जिनके बारे में बात की गई और सबसे इम्पोर्टेंट ये ड्राफ्ट है किस बारे में, इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं इसको बहुत ही सरल भाषा में। तो पहली ही लाइन में इन्होंने अपने ड्राफ्ट में मेंशन किया हुआ है कि ये ड्राफ्ट जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं उनके जितने भी टीचर्स हैं और एकेडमिक स्टाफ है उनके अपॉइंटमेंट और उनके प्रमोशन के मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में है। कितने मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो किसी को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अपॉइंट कर दिया जाएगा और वो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एकेडमिक स्टाफ मेंबर की तरह काम कर सकते हैं, उसके बारे में बनाया गया है। थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पे भी मेंशन किया है कि ये रेगुलेशंस जो हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज में, फिर वो चाहे सेंट्रल हो, प्रोविंशियल एक्ट के अंतर्गत आती हो या स्टेट एक्ट के अंतर्गत आती हो, ये सभी पे अप्लाई होगा, है ना। एफिलिएटेड कॉलेजेस पे भी ये नियम अप्लाई होंगे। इसके अतिरिक्त इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात जो यहाँ पे की गई है, जो अनुभव की बात की गई है, जो प्रमोशन के अपॉइंटमेंट की बात की गई है, वो खाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, एडिशनल लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, डायरेक्टर्स के लिए भी है ना। जो भी एकेडमिक स्टाफ के जितने भी लोग पार्ट हैं उन सबके लिए भी है। पर यहाँ पे हमारे लिए मेन फोकस क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और एसोसिएट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके की मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है, इनको पूरा करना बहुत जरूरी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम आगे आते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसरशिप के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, वो डायरेक्टली मेरिट पे बेस्ड होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल के यहाँ पे आई है जिसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और ये ऑल ओवर इंडिया एडवर्टीजमेंट के आधार पे मेरिट निकाली जाएगी, है ना, ये बताया गया है यहाँ पे। और साथ में सिलेक्शन कमेटी का जो निर्णय है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा एज पर द प्रोविजंस मेड अंडर दीज रेगुलेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है हमारे लिए, हमारे समझने की चीज है। यहाँ पे एक और बात देखने वाली है कि अगर आपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रखा है और पीजी में आपका डिफरेंट सब्जेक्ट था और पीएचडी आपने एक डिफरेंट सब्जेक्ट से की है, तो जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी की है उसी सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होने के बारे में सोच सकते हैं। उसी सब्जेक्ट में आपको एलिजिबल माना जाएगा जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी की हुई है। ओके, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये है कि 1 और मोर क्वालिफिकेशंस क्लास 12th इक्विवेलेंट यूजी, पीजी एंड पीएचडी इन इंडियन लैंग्वेज मीडियम वे बी एनकरेज। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा नियम आया है जो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। कि कई बार जॉब के समय में आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बोर्ड की वजह से कहीं आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई तो आप क्या करेंगे। तो उस केस में आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि अब जो ये नया रेगुलेशन आया है इस ड्राफ्ट में मेंशन किया गया है कि अगर आप ने यूजी, पीजी, पीएचडी में अगर इंडियन लैंग्वेज को लेकर, अगर हिंदी को लेकर या किसी और लैंग्वेज को लेके अगर आपने कुछ अच्छा लिखा है, इंडियन लैंग्वेज में आपने अगर कोई काम किया है या पढ़ाई की है, तो उसको इनकरेज किया जाएगा। दूसरा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3.6 में उन्होंने बताया है कि पब्लिकेशन ऑफ बुक चैप्टर्स एंड बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज में भी एनकरेज। तो अगर आपने किसी इंडियन लैंग्वेज में बुक को लिख रखा है तो उस बुक की वैल्यू, उस बुक की इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और खुश होंगे, देखिए आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको और भी ज्यादा तेजी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी करनी है। यहाँ पे उन्होंने भी बताया कि अगर आप एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं तो उस दौरान का जो टाइम स्पैन है, या हम कहेंगे कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको टीचिंग एक्सपीरियंस की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप ये सोचेंगे कि अगर वो टाइम पीरियड हम पीएचडी कर रहे हैं 4 साल 5 साल, तो उसको हम ऐसे ही काउंट कर लें कि हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस की तरह काउंट कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अलग से अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं तो ही उस टीचिंग एक्सपीरियंस को वहां पे आप लेकर जाएं, तो वही काउंट किया जाएगा। आपका उस ड्यूरेशन में अगर आप चाहेंगे कि उसको एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है।
चलिए अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं, जिसका वेट इतनी देर से हमारे व्यूअर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताया किसके लिए है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, social sciences, languages, library science, physical education, journalism and mass communication, engineering and technology, management, drama, yoga, music, performing arts, visual arts and other traditional Indian art forms like sculpture in universities and colleges के लिए इन्होंने यहाँ पे minimum qualification criteria यहाँ पे mention किया हुआ है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ अनिवार्य शर्तें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली समझिएगा। ओके, तो पहली शर्त ये है कि अ यूजी डिग्री विद एटलीस्ट 75% मार्क्स। जी हाँ, आपके पास अंडर ग्रेजुएशन में कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो, और अ पीजी डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। ये एंड नहीं है यहाँ पे, और है, मतलब या तो आपके पास 75% मार्क्स हो अंडर ग्रेजुएशन में, या फिर आपके पास पीजी में 55% मार्क्स हो, या फिर मोर देन 55% अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, यहाँ पे एंड का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपलसरी है कि आपका 75% भी होना चाहिए और 55% एमए भी होना चाहिए, तभी आप कंसिडर किए जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपॉइंटमेंट के लिए अगर इन दोनों में से कोई भी एक शर्त आप पूरी करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि एक छोटी सी शर्त आपने पूरी कर दी। ओके, अभी पूरी तरीके से नहीं, पर हाँ एक छोटी सी शर्त आपने पहले ही पूरी कर दी। अलॉन्ग विद दैट इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तब हमें मान लेंगे कि एनसीआरएफ लेवल 8 भी आपने अचीव कर लिया। तो यहाँ पे ये पूरी जो एक लाइन आप पढ़ रहे हैं, पहली शर्त पढ़ रहे हैं, उसमें यहाँ पे और को बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कई बार बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हमारे लिए ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन में और हमारे लिए मास्टर्स में, क्या दोनों में हमारे लिए 75% 55% कंपलसरी है? नहीं। और का मतलब यही होता है, एंड होता तो दोनों चीजें जरूरी थी। और का मतलब यह है कि यहाँ पे खाली आपका या तो 75% होना चाहिए अंडर ग्रेजुएशन में, या तो आपका 55% होना चाहिए मास्टर्स में। अलॉन्ग विद दैट आपका पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली जो शर्त है, पहली कंडीशन है, क्लियर होगी। ठीक है, आगे आते हैं। अब पीजी डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स and qualification in the national eligibility test conducted by the UGC, CSIR, ICAR, etc. or a similar test like SLET and SET. ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पीजी में आपके 55% मार्क्स हैं, आपने नेट, स्लेट या CSIR या यूजीसी का कोई भी ये एग्जाम जितने यहाँ पे बताए गए हैं, सिमिलर टेस्ट, स्लेट वगैरह आपने दे रखा है, सेट दे रखा है, क्लियर कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसका मतलब ये है कि नेट की इम्पोर्टेंस खत्म नहीं होने वाली है। प्लीज मेक श्योर, नहीं तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया होता। बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत खुश हैं। इफ यू आर ऑलरेडी परसुइंग योर पीएचडी तो आपको बिल्कुल भी नेट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो फिर मैं वही कहूंगी कि अभी जो लॉ आया है, अभी जो चीजें चल रही हैं एजुकेशन के एरिया में, उसके बेसिस पे मैं बता दूं कि अगर आपको पीएचडी में भी दाखिला चाहिए तो उसके लिए भी आपको नेट का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना नेट के एग्जाम के आप पीएचडी के लिए कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। पीएचडी में आपको एक कॉलेज अलॉट नहीं हो पाएगा। तो आप चाहे नेट क्वालिफाई, थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो नेट क्लियर हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पीएचडी के लिए भी अब नेट देना जरूरी है। तो उसका आप ध्यान रखें और तैयारी करते रहें, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी। तीसरी शर्त है कि आप पीजी डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट रेट। ये उन लोगों के लिए, एमटेक के या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पे कोर्सेज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस कंडीशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। पर फिर भी हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपने एमटेक किया हुआ है, आपके पास मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में, तो इसका मतलब साफ है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट में नेट नहीं है।
तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ के इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं, बाहर जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं अच्छे पैकेजेस पे, तो हम अपने इंडिया का टैलेंट इंडिया में नहीं रख पा रहे हैं। तो कैसे इंडिया के इंजीनियर्स को ज़्यादा अच्छे पैकेज पे, ज़्यादा अच्छी जॉब पे लगाया जाए, जिससे कि हमारे इंडिया का टैलेंट हमारे इंडिया में रहे और वो और ज़्यादा अच्छा करे। तो इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है। ड्राफ्ट में ये लाइन ऐड की गई है, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए एकेडमिक लेवल 13A। यहाँ पे इन्होंने कुछ शर्तें बताई हैं, जिसमें कह रहे हैं कि यूजी डिग्री में आपके पास एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए और पीजी डिग्री में आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपके पास पीएचडी डिग्री भी होनी चाहिए। तो ये पहली शर्त हो गई। और लगा है, फिर अगेन मैं यही कहूंगी, एंड होता तो आपके पास दोनों शर्तें पहली वाली पूरी करना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इधर यू शुड हैव 75% मार्क्स इन योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और यू हैव टू स्कोर 55%, एटलीस्ट 55% मार्क्स इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ओके, अलॉन्ग विद पीएचडी। सो अब आ जाते हैं, दूसरा नियम ये कहता है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस नियम को बहुत ध्यान में रखें। 8 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस और 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में। मिनिमम आपके पास कम से कम 8 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होने चाहिए पीयर रिव्यूड जर्नल में, या फिर आपकी बुक्स पब्लिश होनी चाहिए, कम से कम 8 बुक पब्लिश हुई हो। अगर आपकी बुक पब्लिश हुई है या आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस, बुक चैप्टर्स एंड ग्रांटेड पेटेंट्स टोटली 8 कैन बी कंसीडर्ड। मतलब अगर मान लीजिए कि 5 बुक्स हैं और आपकी 3 जो है वो आपके बुक चैप्टर्स हो गए या बुक्स हो गई, तो उनको भी उतना ही वेटेज दिया जाएगा। तो उनको मिक्स करके भी, उनको कंबाइन करके भी यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा और उनको भी 8 मान लिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छी कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है, तो खुश होना चाहिए हमें। वहीं यहाँ पे प्रोफेसरशिप के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ नियम बताए हैं, जो कि पहली वाली शर्त बिल्कुल सेम है। पीएचडी के साथ में या तो यूजी में 75% या तो पीजी में 55% होना चाहिए। दूसरी शर्त में यहाँ पे 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस की जगह पे यहाँ पे 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए आपके पास। पहले वाले में 8 थे, यहाँ पे प्रोफेसरशिप के लिए चूंकि आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपके बढ़ गए, 2 बढ़ गए, तो यहाँ पे 10 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके होनी चाहिए, पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। तो ये एक नियम है यहाँ पे। और 10 बुक चैप्टर्स होने चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ 4 बुक हो सकती है, या तो 10 चैप्टर लिखे हो आपने या फिर 4 किताबें पब्लिश कराई हो, है ना। यहाँ पे इन्होंने बताया एज अ ऑथर और को ऑथर, तो उस इनके कॉम्बिनेशन को भी हम यहाँ पे 10 कंसीडर कर लेंगे, जैसे पहले वाले में मैंने आपको बताया। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर आपके 5 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, 5 बुक चैप्टर्स पब्लिश हुए हैं, बुक पब्लिश हुई है, तो उनको भी कंबाइन करके 10 मान लिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एज अ सोल सुपरवाइजर 1 डॉक्टरल कैंडिडेट वॉज अवॉर्डेड अ पीएचडी डिग्री। स्टूडेंट को कम से कम आपके अंडर पीएचडी डिग्री अवार्ड होनी चाहिए अगर आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप सोल सुपरवाइजर है तो आपके अंडर एक बच्चे को पीएचडी अवार्ड होना जरूरी है, और अगर आप को सुपरवाइजर हैं तो आपके अंडर कम से कम 2 बच्चों को पीएचडी अवार्ड होना जरूरी है अगर आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमने ये समझ लिया कि ये ड्राफ्ट मिनिमम क्वालिफिकेशंस के बारे में है और हमें बेसिक जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एकेडमिक स्टाफ के मेंबर्स की नियुक्तियां होनी है, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, उनके बारे में हमने बात की। तो बहुत ही केयरफुली इनको समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। अभी 6 फरवरी तक का टाइम दिया गया है और 6 फरवरी तक इस पर भी विचार विमर्श होगा, संशोधन भी हो सकते हैं। तो देखते हैं अमेंडमेंट्स के बाद में क्या निकल के आता है, पर हम कह सकते हैं कि मोस्टली जो नियम है वो हो सकता है आने वाले टाइम में लागू हो जाए। तो आप अपनी तैयारी उसी लेवल की रखिए। अगर आप अपनी पीएचडी के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज नेट की तैयारी करते रहें। इस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि नेट की इम्पोर्टेंस तो खत्म नहीं होने वाली है। अब
आपने नेट नहीं किया और आप PhD डिग्री होल्डर हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी है। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है। इंडियन लैंग्वेज वाला जो एक पॉइंट आया है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो छात्र बहुत वंचित रह जाते हैं आगे बढ़ने से कि लैंग्वेज इशू की वजह से, या फिर उनको लगता है कि वो UP बोर्ड से हैं या किसी और बोर्ड से हैं तो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा और मेहनत कर लें। अगर बुक पब्लिश नहीं कराई है तो मैं तो कहूँगी इंडियन लैंग्वेज में बुक जरूर पब्लिश कराएं। 1 या 2 बुक जरूर पब्लिश कराएं, रिसर्च पेपर या बुक चैप्टर जरूर लिख लें, जो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले टाइम में आप किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे आप जानकारी चाहते हैं, जिससे कि हम समय समय पर आपके साथ इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम साझा कर सकें। थैंक यू।